नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जीके जीएस के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को दोस्तों। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। सबसे पहला सवाल आपके सामने कह रहा है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में से कौन थे। याद रखिए दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे। ठीक है, याद रखिएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये भी ध्यान रखिए दोस्तों कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, याद रखिएगा। अगर पूछेगा सवाल दोस्तों, आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था? तो अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। क्या कहा था? संविधान की आत्मा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था आर्टिकल 32 को। ठीक है, ये ध्यान रखिए दोस्तों। अगर पूछेगा सवाल आपसे कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन भागने वाले थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, याद रखिएगा। तीनों गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। कौन लिए थे? तो ये आपके लिए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिए थे। ठीक है, पूछेगा दोस्तों पूना पैक्ट कब हुआ था? तो पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। यह ध्यान रखिएगा। पूना पैक्ट कब हुआ था? तो पूना पैक्ट जो हुआ था ये आपका 1932 में हुआ था। ठीक है, तो 1932 में पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी, याद रखिएगा, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। ठीक है, पूना पैक्ट 1932 में हुआ था, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच। ठीक है, आपको ध्यान रखिएगा। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग कौन लिए थे? तो आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा गया है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, इनका दोस्तों जन्म कहाँ हुआ है? इनका जन्म दोस्तों मऊ मध्य प्रदेश में हुआ है, एमपी में। ठीक है, इनका जन्म हुआ। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगर पूछेगा आपके सवाल कि सुभाष चंद्र बोस दोस्तों इन्होंने क्या किया था, इनके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा कि दोस्तों 1938 में जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। ठीक है, हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे सुभाष चंद्र बोस। और एक 1939 में हुआ था त्रिपुरी अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? त्रिपुरी अधिवेशन। और त्रिपुरी जो अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे आपके डॉक्टर ये सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। ठीक है दोस्तों, इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का स्थापना किए थे। फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो ये 1939 में हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था आपका? तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। इनका दोस्तों नारा याद रखिएगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नारा कौन दिए थे? सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो नारा कौन दिए थे? तो दिल्ली चलो का नारा दिए थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो सुभाष चंद्र बोस दोस्तों 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, दोनों अधिवेशन का अध्यक्षता डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। और फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस किए थे। ठीक है, आपको ध्यान रखिए दोस्तों। इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को दोस्तों इनका जन्म हुआ था। किनका? सुभाष चंद्र बोस जी का। इसलिए दोस्तों 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। पराक्रम दिवस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों भगत सिंह के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, भगत सिंह को दोस्तों फांसी कब दिया गया था? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था। ठीक है, इन्होंने दोस्तों नौजवान भारत सभा का स्थापना किए थे। याद रखिएगा, नौजवान भारत सभा का स्थापना कौन किए थे? तो भगत सिंह किए थे। 1926 में किए थे। कब किए थे? 1926 में नौजवान भारत सभा का स्थापना किए थे भगत सिंह। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। तो 1 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल देखिएगा। देखिए नेक्स्ट आपके सामने सवाल कह रहा है, वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी से असहयोग आंदोलन को नेतृत्व संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में हुई थी? दोस्तों इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। देखिए खिलाफत जो
कमेटी की जो सभा हुआ था ये मेन रूप से 1920 में हुआ था, ठीक है। ये कब हुआ था? 1920 में हुआ था, जिसमें दोस्तों गांधी से क्या, गांधी से असहयोग आंदोलन को नेतृत्व संभालने का अनुरोध किया गया था। ये जो सभा हुआ था ये मेन रूप से दोस्तों कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। यहाँ से सवाल बन सकता है कि दोस्तों असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, ठीक है। असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुआ था, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था आपका? तो ये 1920 में शुरुआत हुआ था असहयोग आंदोलन, और असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। कब स्थगित कर दिया गया था? 1922 में, ठीक है, 1922, ठीक है। यानी 1920 से लेकर 1922 तक चला था, ठीक है दोस्तों। इसको स्थगित क्यों कर दिया गया था असहयोग आंदोलन को? इसको स्थगित महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था और महात्मा गांधी के द्वारा स्थगित ही कर दिया गया था, ठीक है। स्थगित इसलिए किया गया था कि दोस्तों चौरा चौरी घटना हो गया था। चौरा जो कांड हो गया था, चौरी चौरा कांड, ठीक है। ये कब हुआ था? तो ये आपका 5 फरवरी 1922 को हुआ था, ठीक है। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ, जिसमें करीब लोग 22 लोग मारे गए थे। कितने लोग मारे गए थे दोस्तों? थाने में ही आग लगा दिया गया था, ठीक है। थाने में दोस्तों आग लगा दिया गया, जिसमें दोस्तों 22 लोग मारे गए थे इस घटना में। दोस्तों जो घटना हुआ था ये आपका कहाँ हुआ था? ये घटना दोस्तों आपका गोरखपुर में हुआ था। गोरखपुर दोस्तों कहाँ पड़ता है आपका? ये यूपी में पड़ता है, ठीक है। गोरखपुर यूपी में ये दोस्तों घटना हुआ था, चौरा कांड, जिसमें दोस्तों 22 लोग मारे गए थे, ठीक है। या उदाहरण क्या है, गोरखपुर में हुआ था, 5 फरवरी 1922 में हुआ था। इसलिए दोस्तों 1922 को, ठीक है, 1922 में ही ये असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए थे नाराज होकर महात्मा गांधी ने, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा, समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं, यहाँ पे समझिएगा दोस्तों। यहाँ पे लखनऊ की बात कर रहा है। लखनऊ अधिवेशन दोस्तों कब हुआ था? याद रखिएगा। तो लखनऊ अधिवेशन दोस्तों ये 1916 में हुआ था। लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था 1916 में हुआ था। और लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए थे? तो अंबिका चरण मजूमदार किए थे, ठीक है। अंबिका चरण मजूमदार, ये दोस्तों सवाल पूछते रहता है हमेशा, मजूमदार, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। अंबिका चरण मजूमदार ने लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्षता किया था, जो 1916 में हुआ था, ठीक है। लाहौर अधिवेशन दोस्तों कब हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, ठीक है। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किए थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। कराची अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों? तो कराची अधिवेशन आपका 1931 में हुआ था, याद रखिएगा। और कराची अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, इन्होंने कराची अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे, जो आपका 1931 में हुआ था, ठीक है। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, जिसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, जिसका अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था, ठीक है। आपको ध्यान रखिएगा, पूछे दोस्तों कि लखनऊ अधिवेशन में ही नरम दल और गरम दल जो थे वो एकजुट हो गए थे, ठीक है। अलग हुए थे 1907 के सूरत अधिवेशन में, और एकजुट हो गए थे 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या था दोस्तों? इलाहाबाद था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, ठीक है, 2 का। चलिए अगला सवाल देखिएगा आपके सामने। देखिए 3 नंबर सवाल। 3 आपके सामने कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग, ठीक है, की स्थापना में शामिल नहीं थे? कौन नहीं थे? तो बाल गंगाधर तिलक दोस्तों शामिल थे, एनी बेसेंट भी शामिल थे, ठीक है, एस सुब्रमण्यम अय्यर भी शामिल थे, लेकिन एच एस ऑलकाट जो थे ये शामिल नहीं थे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। होम रूल लीग दोस्तों हुआ कब था? ये आपका 1916 में हुआ था, होम रूल लीग, ठीक है। इसमें शामिल थे बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, एस सुब्रमण्यम अय्यर। थोड़ा सा बाल गंगाधर तिलक के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, समझिएगा। इनका दोस्तों ये आपको याद रखना है, इनका एक पुस्तक है, उसको दोस्तों याद रखिएगा। पुस्तक का नाम दोस्तों गीता रहस्य है। क्या नाम है? गीता रहस्य, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक आपको याद रखिएगा। केसरी और मराठा पत्रिका है, केसरी, ठीक है। केसरी दोस्तों आपका एक हो गया, एक आपका मराठा हो गया, इनके दोस्तों पत्रिका है, ठीक है। ये पत्रिका का नाम को आपको याद रखना है, बाल गंगाधर तिलक का। एनिमेशन दोस्तों याद रखिएगा, ये क्या थी, इनका पत्रिका का नाम याद रखिएगा, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। न्यू इंडिया एक आपका है कॉमन विल, ठीक है, इनकी पत्रिका है न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ। एनिमेशन जो क्या थी, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की
कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, ठीक है, याद रखिएगा, प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। सवाल पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा, जिन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, सरोजनी नायडू, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहां से सवाल पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी आपकी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू, ठीक है, सरोजनी नायडू, ठीक है दोस्तों। इन्होंने क्या किया था? तो 1925 के कानपुर जो अधिवेशन हुआ था, कानपुर अधिवेशन, ठीक है, कानपुर अधिवेशन जो दोस्तों कब हुआ था? ये आपका दोस्तों 1925 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? सरोजनी नायडू किए थे। सरोजनी नायडू क्या थी? ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। सरोजनी नायडू जो कहाँ की बनी थी? उत्तर प्रदेश की बनी थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, अगला सवाल देखिएगा। देखिए 4 नंबर सवाल, 4 आपके सामने है कि नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? तो प्यारे लाल थे। कौन थे? प्यारे लाल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो प्यारे लाल जो थे, ये नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए 5 नंबर सवाल, 5 आपके सामने है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया, ठीक है, किसका महत्व दिया दोस्तों? तो रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया, याद रखिएगा, रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया है, ठीक है। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की दोस्तों शुरुआत कब हुआ था? याद रखिएगा, इसका शुरुआत हुआ था यानी कि 12 मार्च 1930 को, ठीक है, 12 मार्च 1930 को दोस्तों इसका शुरुआत हुआ था। डांडी यात्रा के साथ ही, जो डांडी यात्रा शुरुआत हुआ था अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से, ठीक है दोस्तों, उसी समय ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था। इसको कब से कब तक चला था? तो 6 अप्रैल 1930 तक चला था। 6 अप्रैल 1930 तक दोस्तों डांडी यात्रा मेन रूप से चला था, ठीक है दोस्तों। इसको दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन को मेन रूप से समाप्त किया गया था 1934 में। कब समाप्त किया गया था? अप्रैल 1934 में समाप्त किया गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे कि डांडी यात्रा कब से कब तक चला था? तो 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक, ठीक है दोस्तों। ये कितने दिन की यात्रा था? लगभग 24 दिन का दोस्तों यात्रा था। कितने दिन का? 24 दिन का यात्रा था, और 78 अनुयायियों के साथ, यानी 78 लोगों के साथ दोस्तों यात्रा शुरू किया गया था साबरमती आश्रम से, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। और 12 मार्च 1930 को शुरुआत हुआ था, 6 अप्रैल 1930 तक ये चला था, ठीक है, डांडी यात्रा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। इसमें दोस्तों क्या किया गया था मेन रूप से डांडी यात्रा में? तो नमक कानून का विरोध किया गया था दोस्तों, यानी कि नमक को बनाकर दोस्तों इसका विरोध किया गया था खास करके, ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, अगला देखिएगा। देखिए 6 नंबर सवाल, 6 आपके सामने है कि बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है? याद रखिएगा दोस्तों, दुर्गेश नंदिनी दोस्तों है, आनंद मठ भी है, पोस्ट मास्टर दोस्तों नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देवी चौधरानी ये भी है दोस्तों, लेकिन पोस्ट मास्टर ये नहीं है, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा। याद रखिएगा, पूछेगा सवाल कि बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन कौन सी है? तो दुर्गेश नंदिनी है, आनंद मठ है, और देवी चौधरानी है, लेकिन पोस्ट मास्टर नहीं है, ठीक है, यह ध्यान रखिए। बंकिम चंद्र चटर्जी दोस्तों इन्होंने क्या किया था? तो राष्ट्र जो गीत है, ठीक है, राष्ट्रगान दोस्तों क्या है? वंदे मातरम, राष्ट्रगीत जनगण मन। तो राष्ट्रगान की रचना किसने किया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने किए थे राष्ट्रगान, ठीक है, राष्ट्रगान का जो रचना किए थे, कौन किए थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। लेकिन राष्ट्रीय गीत जो है आपका जनगण मन, राष्ट्रीय गीत का रचनाकार कौन किए थे? रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर दोस्तों नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? ये भी ध्यान रखिएगा,
इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में दिया गया था। ठीक है, किसके लिए दिया गया था? तो साहित्य के लिए दिया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। साहित्य के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। अच्छा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दोस्तों याद किया कि जालियांवाला बाग हत्याकांड से नाराज होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी अंग्रेजों को? तो सर की उपाधि। ठीक है, सर की उपाधि लौटा दिए थे, ठीक है, अंग्रेजों को रविन्द्रनाथ टैगोर। ये 1913 में हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा, 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, साहित्य के लिए दिया गया था। और राष्ट्रीय गीत के रचनाकार रविन्द्रनाथ टैगोर, जन गण मन, राष्ट्रीय गान, सॉरी यहाँ उल्टा हो गया दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय गीत होगा। राष्ट्रीय गीत क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय गान जन गण मन। ठीक है, राष्ट्रीय गान क्या हो जाएगा आपका? जन गण मन। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचनाकार कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल देखिएगा, 7 नंबर सवाल। 7 आपके सामने है कि वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है, ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था। किसने रखे थे? गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों याद रखिएगा, इन्होंने दोस्तों 1905 की बनारस अधिवेशन अध्यक्षता किए थे। ठीक है, बनारस अधिवेशन पूछेगा सवाल कि बनारस अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे, जो 1905 में हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। पूछेगा सवाल कि गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया का स्थापना किए थे। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया का स्थापना कौन किए थे? तो सर्वेंट, ठीक है, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया का स्थापना किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, 1905 में दोस्तों बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले है कौन दोस्तों? तो ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हुए। कौन हुए? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। ठीक है, याद रखिएगा, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन हुए? तो राजनीतिक जो गुरु हुए आपके, ये हुए आपके गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, दादा भाई नौरोजी दोस्तों याद रखिए, इनको दोस्तों क्या कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दोस्तों कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, प्रोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? तो उसको दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। ठीक है, क्या है? पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो पुस्तक है वो आपका दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन में दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए आगे बात करेंगे। अगला सवाल देखिएगा, देखिए 8 नंबर सवाल। 8 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था दोस्तों? तो दक्षिण भारत में जो विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक था वो आपका अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, याद रखिए, अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल माना जाता है, याद रखिए शासनकाल इनका दोस्तों कब से कब तक है? इनका जो शासनकाल है 1296 से लेकर 1316 तक है। ठीक है, ये आप ध्यान रखें, 1296 से 1316 तक ये अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल है। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों याद किया, इन्होंने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। ठीक है, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है, याद कीजिएगा। शेरशाह सूरी दोस्तों इन्होंने, शेरशाह सूरी का दोस्तों मकबरा कहाँ है? तो आपका सासाराम में है दोस्तों, सासाराम। ठीक है, याद रखिएगा। शेरशाह सूरी दोस्तों यार इनका 2 महत्वपूर्ण युद्ध याद किया दोस्तों। सबसे पहला तो कौन सा युद्ध हुआ था? चौसा का युद्ध हुआ था। ठीक है, चौसा का जो युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध ये कब हुआ था? या 1539 में हुआ था। ठीक है, 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपका बिलग्राम युद्ध को दोस्तों इसी को कन्नौज का युद्ध बोलते हैं, बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध। ठीक है, कन्नौज का युद्ध बोलते हैं। ठीक है, किसको बोलते हैं आपका? और उसी को बोलते हैं बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध बोलते हैं। ये 1540 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए दोनों जो युद्ध हुआ था दोस्तों किसके बीच हुआ था? शेरशाह सूरी और आपका हुमायूं के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? हुमायूं के बीच हुआ था। ठीक है, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच जो युद्ध हुआ था वो आपका
चौसा का युद्ध और आपका बेलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध, दोनों युद्ध में दोस्तों हुमायूं हार गया था। ये दोनों युद्ध में हुमायूं हार गया था। जीत कौन गया था दोस्तों आपका? तो शेर शाह सूरी जीत गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। पूछेगा सवाल यहाँ पे कि शेर शाह सूरी का दोस्तों मृत्यु हो गया था 1545 में ही मृत्यु हो गया था, 1545 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा, 1545 में शेर शाह का मृत्यु हो गया था, ये आपको ध्यान रखिएगा। अच्छा, हुमायूं के बारे में दोस्तों थोड़ा सा बात करते हैं, हमें समझिएगा। हुमायूं नामा दोस्तों किसने लिखा था? ठीक है, याद रखिएगा, हुमायूं नामा पूछेगा दोस्तों कि हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो इसकी एक बहन थी, हुमायूं नामा जो लिखी थी, यानी हुमायूं की बहन। ठीक है, हुमायूं की बहन थी। कौन? हुमायूं की जो बहन का नाम है गुलबदन बेगम नाम है। गुलबदन बेगम। ठीक है, गुलबदन बेगम ने ही हुमायूं नामा लिखी थी। ठीक है, याद रखिएगा। किसके कहने पर लिखी थी दोस्तों या गुलबदन बेगम ने? तो अकबर के कहने पर। ठीक है, याद रखिएगा, यानी अकबर के कहने पर दोस्तों हुमायूं नामा लिखी थी गुलबदन बेगम ने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। दोस्तों औरंगजेब के बारे में थोड़ा सा याद रखिए दोस्तों। इनका दोस्तों औरंगजेब का जो मृत्यु हुआ था, औरंगजेब का मृत्यु ये आपका 1707 में हो गया था। 1707 में दोस्तों इसका मृत्यु हो गया था, ये आपको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले बात करेंगे औरंगजेब के बारे में दोस्तों, क्या कहा जाता है? औरंगजेब को दोस्तों याद रखिएगा, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब को। ठीक है, औरंगजेब दोस्तों आपको बारे में ध्यान रखिएगा औरंगजेब के बारे में कि इन्होंने 1675 में, ठीक है, 1675 में दोस्तों किसका हत्या करवा दिया था? ठीक है, याद रखिएगा। तो 1675 में दोस्तों औरंगजेब ने, ठीक है, गुरु तेग बहादुर का हत्या करवा दिया था। गुरु तेग बहादुर जो सिख के 9वें गुरु थे। बहादुर यानी सिख के 9वें गुरु हुए थे, यानी कि गुरु गोविंद सिंह के पिता हुए। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के पिता कौन थे? गुरु तेग बहादुर थे। गुरु तेग बहादुर का हत्या करवा दिया था औरंगजेब ने 1675 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। ये सवाल पूछता है कि किस सिख गुरु ने गुरु अर्जुन देव का हत्या करवाया था? तो जहांगीर ने करवाया था दोस्तों 1606 में। जहांगीर ने सिख के 5वें गुरु का हत्या करवाया था, जो गुरु अर्जुन देव थे। उसी तरह से दोस्तों औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर का हत्या करवाया था, जो सिख के 9वें गुरु हुए। क्या गुरु हुए? 9वें। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। चलिए यहाँ पे बात करते हैं, समझिएगा। यहाँ पे देखिए औरंगजेब ने दोस्तों, जैसे देखिए अकबर ने क्या किया था, तो अकबर ने 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया था, लेकिन फिर से क्या कर दिया दोस्तों, औरंगजेब ने फिर से जजिया कर को लागू कर दिया था। ठीक है, 1679 को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। थोड़ा सा बाबर के बारे में अगर बात कीजिएगा, देखिए बाबर के बारे में थोड़ा सा अगर बात करते हैं, समझिएगा। देखिए बाबर ने क्या किया था, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध जो लड़ा था दोस्तों, किसको हराया था? बाबर ने। तो इब्राहिम लोदी को हराया था। ठीक है, इब्राहिम लोदी को हराया था दोस्तों। तो इब्राहिम लोदी जो तो क्या था, ये लोदी वंश का अंतिम शासक था, याद रखिएगा। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का जो अंतिम शासक था आपका इब्राहिम लोदी था। और बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर, ठीक है, याद रखिएगा, मुगल वंश का स्थापना किए थे 1526 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा, मुगल वंश का स्थापना किए थे। बाबर ने दोस्तों 3-4 युद्ध लड़ा था, जैसे पूछेगा कि खानवा का लड़ा था 1527 में, याद रखिए दोस्तों। कौन सा युद्ध यहाँ पे लिख देते हैं? खानवा का युद्ध। ठीक है, खानवा का जो युद्ध हुआ था वो 1527 में हुआ था, राणा सांगा के बीच हुआ था 1527 में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका चंदेरी का युद्ध हुआ था। चंदेरी का युद्ध ये कब हुआ था? ये आपका 1528 में हुआ था चंदेरी का युद्ध। सो घाघरा का युद्ध हुआ था। ठीक है, यह आपका 1529 में हुआ था, 1529 में हुआ था। ठीक है, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528 और घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। ठीक है, क्या वो ध्यान रखिएगा दोस्तों। उसके बाद लोधी वंश का जो अंतिम शासक था आपका इब्राहिम लोदी था, यहाँ पे बात करेंगे। तो ये जो 4 युद्ध लड़ा था किसके द्वारा? बाबर के द्वारा लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। ठीक है, ये आपको युद्ध याद रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। अगला सवाल देखिएगा, देखिए 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित था दोस्तों। ठीक है, बताइए दोस्तों, इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है। जल्दी सर को कमेंट बॉक्स में बताइए कि रंपा विद्रोह से कौन, इसका आंसर बताइएगा आप लोग जल्दी। ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए बात करेंगे, इसका आंसर क्या दोस्तों हो जाएगा? तो अल्लूरी। ठीक है, अल्लूरी सीताराम राजू, ऑप्शन सी हो जाएगा। अल्लूरी सीताराम राजू जो थे, क्या थे? इन्होंने रंपा विद्रोह संबंधित था, अल्लूरी सीताराम राजू। रंपा विद्रोह दोस्तों हुआ कब था? तो ये
1922-24 में हुआ था। 1922-24 में दोस्तों रंपा विद्रोह हुआ था और संबंधित थे अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है, आप ध्यान रखिए दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों मंगल पांडे देख रहे होंगे। मंगल पांडे दोस्तों अगर यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या याद आ जाता है आपको? 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति। ठीक है, याद रखिएगा 1857 जो क्रांति है। अच्छा, 1857 क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था दोस्तों? तो जो तात्कालिक कारण था वो चर्बी वाले कारतूस था। क्या था? चर्बी वाले कारतूस। ठीक है, यानी गाय का सुअर, ठीक है, यानी सॉरी गाय और सुअर का जो चर्बी था दोस्तों उस पर लगा हुआ था। ठीक है, अगर पूछे दोस्तों कि मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया था दोस्तों, तो मंगल पांडे को जो फांसी दिया गया था याद रखिएगा 8 अप्रैल 1857 को दिया गया था। ठीक है, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दिया गया दोस्तों। मंगल पांडे जो था ये 34वीं रेजिमेंट से संबंधित था। ठीक है, रेजिमेंट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा 34वीं रेजिमेंट से संबंधित था दोस्तों मंगल पांडे। ठीक है दोस्तों, मंगल पांडे को पहला जो फांसी दिया गया था इन्हीं को दिया गया था, मंगल पांडे को। ठीक है, आपको ध्यान रखिए दोस्तों। बिरसा मुंडा दोस्तों याद रखिएगा, तो बिरसा मुंडा क्या किए थे? बिरसा मुंडा यानी उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व कौन किए थे? उलगुलान विद्रोह, या फिर दोस्तों इसको बोलते हैं बिरसा मुंडा विद्रोह, इसी को बोलते हैं बिरसा मुंडा विद्रोह, इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका नेतृत्व कौन किए थे? बिरसा मुंडा विद्रोह या फिर उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व कौन किए थे? बिरसा मुंडा किए थे दोस्तों। ये हुआ कब था? ये आपका बिरसा मुंडा जो यानी उलगुलान जो विद्रोह हुआ था, आपको ध्यान रखिएगा, यह 1800 याद रखिए दोस्तों 1899 या फिर 1900 के बीच हुआ था उलगुलान विद्रोह। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित था दोस्तों? तो अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, 1857 की शुरुआत कब हुआ था दोस्तों? तो ये 10 मई को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा 10 मई को दोस्तों इसकी शुरुआत हुआ था। मेरठ से शुरुआत हुआ था। कहां से शुरुआत हुआ था? मेरठ से। ठीक है, पूछेगा सवाल दोस्तों 1857 क्रांति के बारे में पूछेगा। देखिए दोस्तों, लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व कौन किए थे? लखनऊ से विद्रोह का जो नेतृत्व किए थे वो बेगम हजरत महल थे। बेगम हजरत महल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। पूछेगा दोस्तों, बिहार से विद्रोह का नेतृत्व कौन किए थे? तो कुंवर सिंह ने किए थे, वीर कुंवर सिंह। ठीक है, वीर कुंवर सिंह ने बिहार से विद्रोह का नेतृत्व किए थे। ठीक है, पूछेगा दोस्तों उसके बाद आपका कानपुर से कौन किए थे? तो कानपुर से जो विद्रोह का नेतृत्व किए थे वो तात्या टोपे थे। तात्या टोपे। ठीक है, याद रखिए तात्या टोपे हो गया दोस्तों आपका। फिर आपका हो गया एक हो गया नाना साहेब। तात्या टोपे, नाना साहेब दोस्तों। ठीक है, याद रखिए दोस्तों। आज पूछेगा सवाल आपसे दोस्तों, पटना से विद्रोह का नेतृत्व कौन किए थे? पटना से तो पुस्तक विक्रेता थे पीर अली। कौन थे दोस्तों? पीर अली। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित था? अल्लूरी सीताराम राजू। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1922-24 में हुआ था। ये आपको ध्यान रखिए। झांसी से विद्रोह का नेतृत्व झांसी रानी लक्ष्मीबाई ने किए थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए 10 नंबर कि भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर दोस्तों, यहाँ पे चार्टर होगा, चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? दोस्तों 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को दिया गया था। कब दिया गया था? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। ठीक है, भारत के साथ व्यापार करने का जो चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थापना हुआ था 1600 ईस्वी में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए आपके सामने है 11 नंबर सवाल आपके सामने है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी एक वर्ग था। ठीक है, निम्न में से कौन नहीं शामिल था? दोस्तों गोविंद रनाड़े शामिल नहीं थे, बल्कि बाल गंगाधर तिलक शामिल थे। लाला लाजपत राय दोस्तों शामिल थे। आपका बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल दोस्तों शामिल थे। यानी कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल शामिल थे, लेकिन गोविंद रनाड़े शामिल नहीं थे। ठीक है, आपको ध्यान रखिए। हम आपको बताए थे अभी कि बाल गंगाधर तिलक है दोस्तों। पुस्तक का नाम क्या है? गीता रहस्य। याद रखिएगा, पुस्तक का नाम इनका है गीता रहस्य। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। इनका पत्रिका क्या है दोस्तों? केसरी और मराठा। केसरी और आपका है मराठा, इनकी पत्रिका है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। पूछेगा सवाल कि लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को दोस्तों पंजाब केसरी के नाम जाना जाता है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? ठीक है, लोकमान दोस्तों किसे कहा जाता है?
लोकमान्य के नाम से बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। लोकमान्य के नाम से किसे जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। पंजाब केसरी के दोस्तों लाला लाजपत राय को दोस्तों याद रखिएगा, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। और लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। लोकनायक किसे कहा जाता है? लोकनायक, ठीक है। लोकनायक दोस्तों लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण को दोस्तों क्या कहा जाता है? लोकनायक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बिहार केसरी दोस्तों किसे कहा जाता है? तो बिहार केसरी जो दोस्तों कहा जाता है आपका, बिहार केसरी याद रखिएगा, बिहार केसरी कहा जाता है श्री कृष्ण सिंह को। श्री कृष्ण सिंह को दोस्तों क्या कहा जाता है आपका? तो श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों, समझ गए होंगे यहाँ पे। अच्छा एक चीज याद रखिए दोस्तों कि अनहैप्पी इंडिया दोस्तों किसकी पुस्तक है? अनहैप्पी इंडिया जो पुस्तक है, यहाँ पर दोस्तों पुस्तक है किनका? लाला लाजपत राय का। देखिए साइमन कमीशन जो दोस्तों भारत जब आया था उसमें एक भी सदस्य दोस्तों भारतीय नहीं थे, ठीक है। दोस्तों इसी के विरोध में दोस्तों लाला लाजपत राय ने लाठी का मार लगा था दोस्तों लाला लाजपत राय को। दोस्तों इन्हीं से वजह से इनका दोस्तों क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था, ठीक है। किनका? लाला लाजपत राय का, ठीक है। यानी विरोध करते समय, यानी कि साइमन कमीशन का जो विरोध किए थे, साइमन कमीशन दोस्तों क्या कहा जाता है? व्हाइट कमीशन के नाम जाना जाता है। साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। दोस्तों सभी इसमें सभी जो सदस्य थे इसमें साइमन कमीशन, सभी दोस्तों क्या थे? अंग्रेज थे, ठीक है। इसलिए व्हाइट कमीशन कहा जाता है दोस्तों किसको? साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन कहा जाता है। दोस्तों कब आया था भारत? तो ये 1928 में आया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। और इसी के विरोध में दोस्तों लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय का मृत्यु हो गया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अगला सवाल 12 नंबर सवाल देखिएगा। 12 आपके सामने है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था दोस्तों? तो ये आपका हुआ था, सबसे पहले बात करेंगे। देखिए लॉर्ड लिन लिथगो के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? प्रथम सत्याग्रही कौन थे आपके? तो विनोबा भावे, ठीक है। विनोबा भावे, ठीक है। विनोबा भावे, ठीक है। याद रखिए प्रथम जो सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे थे। दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? याद रखिएगा। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ था ये 1940 में हुआ था। कब हुआ था? 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था। और व्यक्तिगत सत्याग्रह जो प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे थे, ठीक है। याद रखिएगा। देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह के बिहार से सत्याग्रही कौन थे? बिहार से। दोस्तों बिहार से सत्याग्रही थे, बिहार से सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे, ठीक है। याद रखिएगा श्री कृष्ण सिंह, याद रखिएगा श्री कृष्ण सिंह सत्याग्रही जो थे वो आपका श्री कृष्ण सिंह थे। श्री कृष्ण सिंह दोस्तों याद रखिएगा, श्री कृष्ण सिंह। आपको ध्यान रखिए दोस्तों बिहार केसरी के नाम जाना जाता है किसी, बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है, ठीक है। याद रखिएगा ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्रथम जो मुख्यमंत्री थे, याद रखिएगा मुख्यमंत्री ये आपके कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? लॉर्ड लिन लिथगो के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। देखिए लॉर्ड लिन लिथगो के शासनकाल में ही भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ था। याद रखिएगा भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था दोस्तों कब? शुरुआत हुआ था, याद रखिएगा इसका शुरुआत हुआ था 8 अगस्त 1942, ठीक है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था। देखिए शुरुआत नहीं हुआ था बल्कि यहाँ पे घोषणा हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कब हुआ था? घोषणा पूछेगा तो घोषणा जो आपका हुआ था ये हुआ था 8 अगस्त 1942 को। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत पूछेगा कि शुरुआत कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को हुआ था। कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को हुआ था, ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिए थे? तो महात्मा गांधी ने नारा दिए थे करो या मरो का नारा दिए थे। करो या मरो का नारा दिए थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा करो या मरो का नारा कौन दिए थे? महात्मा गांधी ने दिए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही दिए थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? लॉर्ड लिन लिथगो। 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा 13 नंबर सवाल। 13 आपके सामने है
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहले और प्रमुख संस्था थी, कौन सी थी? तो ये आपका थी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन थी। कौन सी संस्था थी? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ठीक है। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहले प्रमुख जो संस्था थी वो आपका ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। पूछेगा सवाल यहाँ पे, समझिएगा। पूछेगा दोस्तों कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन का स्थापना किए थे, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन का स्थापना कौन किए थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किए थे, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन का भी स्थापना किए थे। अच्छा दोस्तों, आप याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? इसका जो स्थापना हुआ था, याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885 में हुआ था, ठीक है। आपको ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों इसके संस्थापक कौन थे? दोस्तों इसका संस्थापक थे ए ओ होम थे। कौन थे? ए ओ होम थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा, होम, ए ओ होम ने क्या किए थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किए थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। अगला सवाल देखिएगा 14 नंबर। 14 आपके सामने है कि दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था? दोस्तों लिबरल पार्टी के पर चुनाव जीता था। कौन सा पार्टी? लिबरल पार्टी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। यानी कि दादा भाई नौरोजी जो थे वो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था? तो लिबरल पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था, ठीक है। कौन? दादा भाई नौरोजी। देखिए दोस्तों, इन्होंने 3 बार कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्षता किए हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखिएगा, इन्होंने 3 बार कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता किए हैं। कौन? दादा भाई नौरोजी, ठीक है। इन्हें दोस्तों क्या कहा जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? नहीं, कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को, ठीक है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को, ठीक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया किसकी पुस्तक है? तो आपका दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। यहां पे लिख देते हैं पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये जो पुस्तक है दोस्तों किसका है? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया जो पुस्तक है ये आपको दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बात करेंगे। अगला सवाल देखिएगा 15 नंबर सवाल। 15 आपके सामने कह रहा है कि भारत पर होर्डों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? दोस्तों याद रखिएगा, ये दोस्तों स्कंदगुप्त के समय में हुआ था, ठीक है। स्कंदगुप्त के समय में दोस्तों भारत पर होर्डों का प्रथम आक्रमण हुआ था, ठीक है। समुद्रगुप्त को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, ठीक है। याद रखिएगा इनका दोस्तों, अगर इनके बारे में जानकारी प्राप्त करना है समुद्रगुप्त के बारे में, तो इनके बारे में जो जानकारी जो प्राप्त होती है वो हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति होती है। हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति थे, ठीक है। हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। पूछेगा सवाल कि कुमारगुप्त प्रथम, दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम ने क्या किया था? ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किए थे? कुमारगुप्त प्रथम ने, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कौन किए थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो स्थापना किए थे वो आपका कुमारगुप्त प्रथम ने किए थे, ठीक है। याद रखिए आप। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किए थे? धर्मपाल ने, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो स्थापना हुआ था, संस्थापक कौन थे? धर्मपाल थे। कौन थे? धर्मपाल, ठीक है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त प्रथम ने किए थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए, तो भारत पर हुनों का जो प्रथम आक्रमण हुआ था किसके समय हुआ था आपका? तो स्कंदगुप्त के समय में हुआ था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा।
चलिए आगे बात करेंगे। देखिए अगला सवाल 16 नंबर। 16 आपके सामने है कि एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है दोस्तों। तो एहोल जो अभिलेख है ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। किससे संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। रुद्रदामन का दोस्तों कौन सा अभिलेख है? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। रुद्रदामन का जूनागढ़ जो अभिलेख है वो संबंधित है जूनागढ़ जो अभिलेख है दोस्तों ये रुद्रदामन से संबंधित है। एहोल जो अभिलेख है दोस्तों किससे संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ठीक है, याद किया। हर्षवर्धन के समय दोस्तों कौन है? हर्षवर्धन के समय दोस्तों भारत कौन आया था? तो हर्षवर्धन के समय जो भारत आया था वो आपका हेनसोंग आया था, हेनसोंग। और हेनसोंग का जो दोस्तों पुस्तक का नाम याद रखिएगा, सीयूकी। हेनसोंग का पुस्तक का नाम क्या था? सीयूकी। सीयूकी जो है ये हेनसोंग की पुस्तक का नाम है, सीयूकी। ठीक है, हेनसोंग दोस्तों भारत में कब से कब तक रहा था? तो हेनसोंग जो भारत में रहा है कब से कब तक? 629 से लेकर 645 ईस्वी तक भारत में रहा दोस्तों आपका हेनसोंग। ठीक है दोस्तों, चीनी यात्री था आपका हेनसोंग। कहाँ से आया था? ये आपका चीन से आया था, चीनी यात्री था हेनसोंग। दोस्तों हर्षवर्धन दोस्तों राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन जो राजधानी थी, ये ध्यान रखिएगा, कन्नौज थी, कन्नौज। ठीक है, कहाँ राजधानी थी? कन्नौज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है दोस्तों आपका? ये संबंधित है पुलकेशिन द्वितीय से। चलिए आगे बात करेंगे। अगला सवाल देखिएगा, 17 नंबर सवाल। 17 आपके सामने कह रहा है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? तो मुंडकोपनिषद। कहाँ से है? मुंडकोपनिषद से है दोस्तों। ठीक है, उपनिषद की दोस्तों संख्या कितनी है? उपनिषद कितने हैं? तो उपनिषद की संख्या दोस्तों 108 है। कितने उपनिषद है? 108 उपनिषद है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। और पूछेगा दोस्तों वेद कितने होते हैं? तो वेद आपका 4 होते हैं, वेदांग 6 होते हैं, वेदांग 6 होते हैं। और पुराणों की संख्या कितनी होती है? तो पुराणों की संख्या दोस्तों 18 होती है। पुराणों की संख्या 18 होती है। ठीक है, 18 पुराणों की संख्या होती है। उपनिषद कितने होते हैं? तो उपनिषद 108 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 108, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो वेद 4 कौन कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेदांग कौन कौन से दोस्तों? वेदांग है शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण। ठीक है, याद रखिएगा। पुराणों संख्या दोस्तों कितनी है? 18। सबसे पुराना जो पुराण माना जाता है वो मत्स्य पुराण को माना जाता है। मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है। ठीक है, याद रखिएगा। विष्णु पुराण यानी मौर्य वंश का उल्लेख विष्णु पुराण में किया गया। यह भी ध्यान रखिएगा कि मौर्य वंश का जो उल्लेख किया गया है, मौर्य वंश का जो उल्लेख किया गया आपका विष्णु पुराण में किया गया। किस पुराण में? विष्णु पुराण में किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। गुप्त वंश का जो उल्लेख किया गया है, गुप्त वंश का जो उल्लेख किया गया है आपका, ये आपका किया गया है गुप्त वंश का उल्लेख दोस्तों वायु पुराण में। कौन सा पुराण? वायु पुराण में दोस्तों गुप्त वंश का उल्लेख किया गया दोस्तों। सबसे पुराना पुराण किसे माना जाता है? तो सबसे पुराना जो पुराण माना जाता है, सबसे पुराना पुराण जो माना जाता है, याद रखिएगा, मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण को माना जाता है। ठीक है, ठीक है, मत्स्य पुराण को सबसे पुराना पुराण माना जाता है। मौर्य वंश का उल्लेख विष्णु पुराण में किया गया है। गुप्त वंश का उल्लेख वायु पुराण में किया गया है। ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। उसके बाद पूछेगा आपसे कि उपनिषद 108 है, पुराण संख्या 18 है, वेदांग 6 है। ठीक है, वेदों को दोस्तों पढ़ने के लिए वेदांग की रचना किया गया है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए अगला सवाल 18 नंबर। 18 के सामने है कि महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? दोस्तों महायान से है। ठीक है, किससे है? महायान। आपको पता है दोस्तों कि बौद्ध धर्म जो था वो दो भागों में बढ़ गया था। ठीक है, महायान, हीनयान। जिस तरह से दोस्तों जैन धर्म जो था वो 2 भागों में बढ़ गया था, श्वेतांबर, दिगंबर, उसी तरह से बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया था, महायान और हीनयान। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। देखिए गौतम बुद्ध ने ही बौद्ध धर्म का स्थापना किए थे, यानी बौद्ध धर्म का जो स्थापना किए थे, बौद्ध धर्म का स्थापना कौन किए थे? गौतम बुद्ध ने किए थे। ठीक है, गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम को थोड़ा सा याद रखिएगा दोस्तों। गौतम का जन्म कब हुआ था? इनका जो जन्म हुआ याद रखिएगा, इनका जन्म दोस्तों 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। दोस्तों इनका जन्म कहाँ हुआ है? दोस्तों जन्म हुआ है, याद रखिएगा, लुम्बिनी। लुम्बिनी दोस्तों वर्तमान कहाँ पड़ता है? आपका नेपाल में पड़ता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। इनका जो मृत्यु हुआ था, याद रखिएगा, इनका मृत्यु कब हुआ था? इनका मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? इनका मृत्यु दोस्तों हुआ था
कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुशीनगर। दोस्तों कहाँ पड़ता है आपका? यूपी में पड़ता है, ठीक है। कुशीनगर में इनका मृत्यु हुआ था, ठीक है। दोस्तों तो पूछेगा आपसे सवाल कि गौतम बुद्ध दोस्तों सबसे ज्यादा जो उपदेश दिए थे कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे, ठीक है। इन्होंने सबसे जो पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में दिए थे, याद रखिएगा। किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में दिए थे, ठीक है। इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था कहाँ हुआ था? बोध गया में पीपल वृक्ष नीचे निरंजना नदी किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा। देखिए इनकी घटना को यानी पूछेगा सवाल कि गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध जब 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे तो गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, ठीक है। जब इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में तो प्रथम उपदेश की घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उसी दोस्तों जब इनका मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में तो इनकी मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ठीक है। ये सब आपको ध्यान रखिएगा। तो महावस्तु जो महात्मा बुद्ध का जो जीवन वृत्तांत है इसका संबंध किस शाखा से है? तो यहाँ पर दोस्तों महायान से है। किस यान से है? महायान। आपको पता होगा दोस्तों बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया था, महायान हीनयान। उसी तरह से जैन धर्म दो भागों में बढ़ गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनता था और दिगंबर जो थे वो नग्न रहते थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे दोस्तों। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। गौतम बुद्ध का एक बेटा था जिसका नाम राहुल था। 19 नंबर सवाल देखिएगा कि सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा, ठीक है, किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो अकबर के शासनकाल में सुविख्यात थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। यानी सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और जो बैजू जो बावरा था तो किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? अकबर के शासनकाल में, ठीक है। अकबर का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? तो अकबर का शासनकाल माना जाता है, याद रखिएगा, इनका जो शासनकाल है ये 1556 से लेकर 1605 तक है, ठीक है। 1656 से लेकर 1556 से 1605। देखिए बाबर का दोस्तों बेटा कौन था? बाबर का बेटा हुमायूं हुआ, हुमायूं का बेटा अकबर हुआ, अकबर का बेटा जहांगीर, ठीक है। याद रखिए अभी बाबर के बारे में बात किए थे। तो बाबर ने दोस्तों क्या किया था? उन्होंने मुगल वंश का स्थापना किए थे। मुगल वंश का स्थापना किए थे। मुगल वंश का स्थापना किए थे। कब किए थे मुगल वंश का स्थापना? तो 1526 में किए थे। किसको हराकर? तो इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल वंश का स्थापना किए थे 1526 में, ठीक है। बाबर ने दोस्तों इनका शासनकाल कब से कब तक है? बाबर का इनका जो शासनकाल है याद रखिएगा, इनका शासनकाल कब से कब तक है? तो 1526 से लेकर 1530 तक है, ठीक है। बाबर का जो दोस्तों मृत्यु हो गया था, याद रखिएगा, बाबर का जो मृत्यु हो गया था ये 1530 में हो गया था। कब हुआ था? 1530 में बाबर का मृत्यु हो गया था। बाबर नामा किसने लिखा था? तो बाबर नामा दोस्तों खुद बाबर ने लिखा था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। बाबर ने दोस्तों 4 युद्ध लड़ा था। कौन कौन से युद्ध हम आपको बताए थे? बात कर लेते हैं। पानीपत का पहला युद्ध, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। किसके बीच? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो उसे हारा कौन था? इब्राहिम लोदी। ये लोदी जो है इब्राहिम लोदी, ये लोदी वंश का अंतिम शासक है। लोदी वंश का स्थापना बहलोल लोदी ने किया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों बाबर ने और युद्ध लड़ा था, जैसे कि पूछेगा ये खानवा का युद्ध 1527 में, ठीक है, और चंदेरी का युद्ध 1528 में, और घाघरा का युद्ध 1529 में, ठीक है, बाबर ने लड़ा था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों उसका बेटा कौन आया? आपका हुमायूं आया। गद्दी पर कौन बैठा था? हुमायूं बैठा था। ये हुमायूं नामा दोस्तों किसने लिखा था? गुलबगन बेगम। इनका जो शासनकाल है, इनका जो शासनकाल माना जाता है हुमायूं का, याद रखिएगा, 1530 से लेकर 1540 तक, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसके बाद यहाँ पे हम आपको बताए थे कि शेरशाह सूरी ने 2 युद्ध लड़ा था। किसके बीच? यानी हुमायूं से लड़ा था शेरशाह सूरी ने। एक आपका चौसा का युद्ध 1539 में, और आपका एक बिलग्राम का युद्ध 1540 में। तो दोनों युद्ध में दोस्तों कौन हारा गया था? तो दोनों युद्ध में दोस्तों हुमायूं हार गया था और शेरशाह सूरी जीत गया था। दोस्तों गद्दी पर कौन बैठ गया था? शेरशाह सूरी। और 1540 से लेकर 1556 तक कौन बैठा रहा? शेरशाह सूरी ही बैठा रहा। उसके बाद दोस्तों 1556 से लेकर, ठीक है, 1556 से लेकर 1605 तक दोस्तों कौन फिर आया? अकबर आया, ठीक है। उसके दोस्तों 1605 से लेकर, याद रखिएगा, उसके बाद दोस्तों 1605 से लेकर 1627 तक कौन रहा दोस्तों? आपका जहांगीर। और जहांगीर के बाद दोस्तों कौन आया था? शाहजहां आया था। शाहजहां आया था, ठीक है। शाहजहां का जो शासनकाल माना जाता है वो 1627 से लेकर 1658 तक है दोस्तों। उसके बाद शाहजहां के बाद औरंगजेब आया था। कौन आया था? औरंगजेब का जो शासनकाल माना जाता है वो 1658 से लेकर 1707 तक माना जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। पूछेगा सवाल कि जहांगीर ने किस सिख गुरु का हत्या करवाया था?
तो गुरु अर्जुन देव का हत्या करवाए थे? गुरु अर्जुन देव का हत्या कौन करवाए थे? जहांगीर ने 1606 में करवाया था। ठीक है, ये सिख के 5वें गुरु थे। क्या वे गुरु थे? सिख के 5वें गुरु थे। सिख के गुरु अर्जुन देव जी का हत्या जहांगीर ने करवाया था। ठीक है, अकबर का दोस्तों शासनकाल पूछेगा, अकबर के बारे में थोड़ा याद रखिएगा। इबादत खाना की शुरुआत किसने किया था? इबादत खाना कब? तो 1575 में किया था अकबर ने। ठीक है, याद रखिए। उसके बाद पूछेगा दोस्तों कि दीन ए इलाही की शुरुआत किसने किया था? तो दीन ए इलाही की शुरुआत किया था अकबर ने। कब? 1582 में किए थे। उसके बाद आपसे पूछेगा, यहाँ पे देखिएगा, अकबर के बाद दोस्तों जजिया कर कब समाप्त किया था अकबर ने? तो जजिया कर जो समाप्त किया था अकबर ने, जजिया कर समाप्त किया था अकबर ने 1564 में। ठीक है, 1564 में। फिर दोस्तों जजिया कर पुनः कौन स्टार्ट कर दिया था? तो औरंगजेब ने पुनः फिर से जजिया कर शुरू कर दिया था, औरंगजेब। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। अकबरनामा किसने लिखा था? दोस्तों अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। अबुल फजल, याद रखिएगा, अबुल फजल ने क्या लिखा था? अकबरनामा लिखा था। ठीक है, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए 20 नंबर सवाल आपके सामने कह रहा है, 20 नंबर आपके सामने है कि न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? दोस्तों यह आपका ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। इसकी राजधानी दोस्तों क्या होता है? कैनबरा होता है। क्या होता है? कैनबरा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। कनाडा दोस्तों राजधानी क्या होता है? ओटावा होता है। क्या होता है? ओटावा। ठीक है, आपको ध्यान रखिएगा। मैक्सिको सिटी दोस्तों मैक्सिको की राजधानी है। मैक्सिको सिटी दोस्तों किसकी राजधानी है? ये आपका मैक्सिको की राजधानी। दोस्तों यूएसए की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ये दोस्तों किस नदी किनारे है? ये आपका पोटोमेक नदी के किनारे है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। चलिए, तो न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है, निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, 21 नंबर सवाल। 21 आपके सामने कह रहा है कि देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? यह अक्षांश रेखाओं के समांतर होती है। दोस्तों ये आपका गलत है। ठीक है, इसकी संख्या 180 होती है। दोस्तों इसकी संख्या 180 नहीं बल्कि 360 होता है। क्या होता है? 360 होता है। कितनी होता है? 360। दोस्तों ये भी गलत है। ठीक है, याद रखिएगा। देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करता है। दोस्तों ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर इसका डी दोस्तों सही है। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी क्या है दोस्तों? आपका सही है। ठीक है, 21 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, देखिए 22 नंबर सवाल। 22 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? दोस्तों कोसी नदी जो है ये अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात। दोस्तों ये निकलती कहां से? दोस्तों ये मेन रूप से नेपाल से निकलती है। नेपाल से दोस्तों निकलती है। ठीक है, कौन सी? तो कोसी नदी। दोस्तों ये बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को याद रखिएगा। बिहार का शोक किस नदी कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखिए दोस्तों। पूछेगा सवाल कि महानदी पर दोस्तों कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध दोस्तों है महानदी पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो आपका महानदी पर। दोस्तों हीराकुंड बांध जो है ये विश्व का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, याद रखिएगा, विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा आपका है? दोस्तों आपका हीराकुंड बांध है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। पूछेगा सवाल निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? कोसी नदी। ठीक है, बिहार का शोक कोसी नदी कहा जाता है। निकलती कहां से? नेपाल से निकलती है। नेपाल की राजधानी क्या होता है? काठमांडू जो है नेपाल की राजधानी है। दोस्तों आपको ध्यान रखिएगा। और काठमांडू में ही किसका मुख्यालय है? तो काठमांडू में दोस्तों सार्क का मुख्यालय। सार्क का दोस्तों स्थापना कब हुआ था? ये 1985 में हुआ था सार्क का स्थापना। सार्क दोस्तों कितना देश शामिल है? 8 देश शामिल है सार्क में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों, 8 देश शामिल है सार्क में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल देखिएगा, ये दोस्तों महानदी पर जो हीराकुंड बांध है वो आपका किस राज्य में है? दोस्तों आपका है उड़ीसा राज्य में। 23 नंबर सवाल देखिएगा कि किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्तक हो जाती है? ठीक है दोस्तों, लेटेराइट।
ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। यानी किस मृदा प्रारूप में, तो लेटराइट मृदा में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुर्वरक हो जाती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। जो सबसे ज्यादा भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा दोस्तों जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है पूरे भारत में। भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी दोस्तों कौन सा आपका है, तो ये आपका दोस्तों जलोढ़ मिट्टी कितना परसेंट पाया जाता है पूरे भारत में, तो 40% पाया जाता है पूरे भारत में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। पूछेगा सवाल कि काली मिट्टी दोस्तों क्या है, तो काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है, काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है दोस्तों। काली मिट्टी में दोस्तों किसकी खेती की जाती है, आपका कपास की खेती की जाती है, किसकी खेती की जाती है, कपास, ठीक है। काली मिट्टी का विस्तार सबसे ज्यादा दोस्तों कहाँ पे है, महाराष्ट्र हो गया दोस्तों, महाराष्ट्र हो गया आपका, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया दोस्तों। सबसे ज्यादा काली मिट्टी का जो विस्तार है महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, ठीक है। काली मिट्टी कपास की खेती, काली मिट्टी में उपस्थित क्या क्या होता है, जैसे पूछेगा एल्युमिनियम होता है दोस्तों, क्या होता है, एल्यूमिनियम, याद रखिए दोस्तों, लोहा होता है दोस्तों, ठीक है, और मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है, समझ रहे होंगे। तो किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुर्वरक हो जाती है, लेटराइट मृदा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे, देखिए 24 नंबर सवाल। 24 आपके सामने क्या कहेगा, 24 है कि प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखिए यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है दोस्तों, प्रकाश, ये भी सही है। यह एक कण प्रकृति है, ये सही है दोस्तों। यह ऊर्जा का एक रूप है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका उपरोक्त सभी का कथन क्या है, सही है, ठीक है, याद रखिएगा। प्रकाश दोस्तों है क्या, प्रकाश को हम लोग देख सकते हैं क्या, प्रकाश अदृश्यमान है, प्रकाश को नहीं देख सकते, बल्कि प्रकाश के माध्यम से किसी वस्तु को हम देख पाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर कहीं रूम अंधेरा है, ठीक है, अगर हम प्रकाश को जब स्विच देते हैं तो लाइट जब जलता है, जब हम किसी वस्तु को देख पा रहे हैं, प्रकाश को नहीं देखते बल्कि हम प्रकाश के माध्यम से किसी वस्तु को हम देखते हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। प्रकाश क्या है, ये अदृश्यमान है, प्रकाश अदृश्यमान है, प्रकाश को हम देख नहीं सकते। प्रकाश की चाल क्या होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, याद रखिएगा। प्रकाश की चाल क्या होता है, प्रकाश की चाल होता है, याद रखिएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये प्रकाश की चाल होता है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, 25 नंबर सवाल देखिए। 25 आपके सामने है कि बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है, तो किण्वन की प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है, किण्वन की प्रक्रिया, यानी बायोगैस संयंत्र में जो प्रक्रिया होती है वो आपका किण्वन की प्रक्रिया होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। देखिए अगला सवाल 26 नंबर। 26 आपके सामने है, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार क्या होता है, बढ़ता है दोस्तों, क्या होता है, बढ़ता है। यानी एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर जो परमाणु का जो आकार होता है वो आपको क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों, तो जॉन डाल्टन ने, ठीक है। परमाणु जो सिद्धांत दिया था, परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, तो जॉन डाल्टन ने दिया था परमाणु सिद्धांत, ये भी ध्यान रखिएगा। जॉन डाल्टन क्या दिया था, परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, जॉन डाल्टन। और परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर, ये आपको ध्यान रखिएगा। देखिए अगला सवाल 27 नंबर। 27 आपके सामने है कि वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण है, क्या कारण है, तो धूल कण, ठीक है, धूल कण, यानी वायुमंडल जो प्रकाश का जो विसरण कारण है वो धूल कण के कारण दोस्तों प्रकाश का विसरण होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। दोस्तों वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व वायुमंडल पाया जाता है, तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा दोस्तों नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन कितना परसेंट, 78% नाइट्रोजन। ऑक्सीजन दोस्तों वायुमंडल में 21%, याद रखिएगा। आर्गन दोस्तों वायुमंडल में कितना परसेंट, तो 0.93%। उसके बाद दोस्तों वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा, ये दोस्तों पाया जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.3%, ये सब दोस्तों सब वायुमंडल में पाया जाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है दोस्तों, उसके बाद ऑक्सीजन, ठीक है, उसके बाद आर्गन। आर्गन दोस्तों है क्या, आर्गन एक निष्क्रिय गैस है, नोबल गैस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए, नोबल गैस है,
यानी कि निष्क्रिय गैस है, ठीक है। आर्गन जिसका परमाणु संख्या 18 होता है, ठीक है। हीलियम दोस्तों क्या है, हीलियम भी दोस्तों क्या है, एक नोबल गैस है। He से हीलियम, Na से नियॉन। नोबल गैस है कितने, तो नोबल गैस 6 है। कौन कौन सा, तो He से हीलियम, Na से नियॉन, Ar से आर्गन, Kr से क्रिप्टन, Rn से रेडॉन, Xe से जेनॉन। तो 6 आपका क्या है दोस्तों, अक्रिय गैस है। देखिए अक्रिय गैस के वातम कक्षा में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। अक्रिय गैस का खोज किसने किया था, रैमजे ने किया था, यह भी ध्यान रखिएगा। इसका जो खोज किए थे नोबल गैस का, ये रैमजे ने किया था, रैमजे, ठीक है। ये आपको ध्यान, सबसे जो भारी अक्रिय गैस है वो आपका रेडॉन है, और सबसे हल्का है आर्गन। यानी सबसे ज्यादा जो वायुमंडल पाया जाता है आर्गन पाया जाता है, ठीक है, निष्क्रिय गैस के रूप में। निष्क्रिय गैस के रूप में सबसे ज्यादा पाया जाता है आर्गन, लेकिन नॉर्मल तत्व पूछेगा तो सबसे ज्यादा पाया जाता है नाइट्रोजन 78%, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए 28 नंबर। 28 आपके सामने है कि किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, दोस्तों 0 होता है। क्या होता है, 0। किसी भी यौगिक का जो ऑक्सीजन संख्या होता है वो क्या होता है आपका, 0 होता है। जैब सेल क्या है, बताइए आप लोग, जैब सेल क्या है दोस्तों, तो जैब सेल एक कोयला है। क्या है, कोयला। कोयला कितने प्रकार का होता है, कोयला आपका 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 4 प्रकार का कोयला होता है। कौन कौन सा, सबसे पहले बात करेंगे एंथ्रासाइट, ठीक है, एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, बिटुमिनस, बिटुमिनस, ठीक है, बिटुमिनस। तीसरा आपका हो जाएगा लिग्नाइट, लिग्नाइट, ठीक है। चौथा क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, पीट कोयला, ठीक है, पीट, पीट कोयला, ठीक है। सबसे जो घटिया कोयला माना जाता है, सबसे घटिया, सबसे जो घटिया कोयला कहा जाता है उसको पीट कोयला को कहा जाता है, ठीक है। कि दोस्तों ये सिर्फ धुआं देता है। क्या देता है, सिर्फ ये दोस्तों धुआं धुआं देगा पीट कोयला। सबसे बढ़िया कोयला, सबसे सर्वोत्तम कोयला एंथ्रासाइट को माना जाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा कार्बन की जो मात्रा होती है सबसे ज्यादा वो आपका एंथ्रासाइट में होती है। तो कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट कोयला, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। एलपीजी में दोस्तों क्या पाया जाता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एलपीजी का, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसमें दोस्तों क्या उपस्थित होता है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन और प्रोपेन रहता है। क्या रहता है, प्रोपेन, ठीक है दोस्तों। अच्छा एलपीजी, एलपीजी के सुगंध के लिए दोस्तों, ठीक है, याद किया, इसके सुगंध के लिए क्या मिलाया जाता है दोस्तों, सुगंध के लिए तो मिथाइल मार्केप्टन मिलाया जाता है, ठीक है, मार्केप्टन, मिथाइल जो मार्केप्टन मिलाया जाता है आपका, इसके देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या कर आपके सामने, अगला सवाल आपके सामने है 30 नंबर सवाल है कि याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है दोस्तों। तो याददाश्त जो है दोस्तों, सोचने के लिए, विचार करने के लिए याददाश्त के दोस्तों सेरेब्रम है। क्या दोस्तों, सेरेब्रम, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा 30 का, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, 31 नंबर सवाल देखिए। 31 आपके सामने है कि एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप, सरीसृप, सरीसृप की जैसी अन्य विशेषताएं होती है। आर्कियोप्टेरिक्स, क्या होता है दोस्तों, आर्कियोप्टेरिक्स। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं दोस्तों, ये जीवाश्म पक्षी है, ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स, जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप की जैसी अन्य विशेषताएं होती है। नहीं कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। 31 का ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिएगा 32 नंबर। 32 आपके सामने है कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है दोस्तों आपका, तो ये दोस्तों ऑक्सीजन है। क्या है, ऑक्सीजन। कितना परसेंट पाया जाता है, तो 65% पाया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। यानी मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है वो आपका ऑक्सीजन है, 65%। ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, 33 नंबर सवाल। 33 आपके सामने है कि परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, याद किया, तो दोस्तों वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, वोल्ट मीटर। दोस्तों विभवांतर का मतलब क्या होता है, विभवांतर, ठीक है। तो विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, याद किया, विभवांतर मापने के लिए, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच, याद रखिएगा। देखिए अगला 34 नंबर सवाल। 34 आपके सामने है कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का
निलंबन कौन कर सकता है दोस्तों? तो ये आपका कर सकते हैं, कौन कर सकते हैं? भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो आपातकाल के दौरान दोस्तों मौलिक अधिकारों का जो निलंबन कर सकते हैं भारत राष्ट्रपति। देखिए मौलिक अधिकार का जो उल्लेख किया गया दोस्तों याद रखिएगा, ये आपका भाग 3 में किया गया है दोस्तों। भाग 3 को क्या कहा जाता है? तो भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भाग 3 को। भाग 3 का जो उल्लेख किया गया दोस्तों याद रखिएगा, अनुच्छेद पूछेगा, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका उल्लेख किया गया, ठीक है। भाग 3 को कहां से लिया गया है? दोस्तों लिया गया है, यानी कि मौलिक अधिकार को कहां से लिया गया था? मौलिक अधिकार को लिया गया आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। पूछेगा दोस्तों कि अमेरिका संविधान से और क्या क्या लिया गया है, दोस्तों याद रखिएगा प्रस्तावना लिया गया दोस्तों। प्रस्तावना कहां से लिया गया है? ये आपका अमेरिका संविधान से लिया गया है दोस्तों। उपराष्ट्रपति का दोस्तों पद कहां से लिया गया है? तो उपराष्ट्रपति का जो पद लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद दोस्तों अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति दोस्तों महाभियोग की प्रक्रिया कहां से लिया गया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है ये दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। और मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? तो ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। संसद का उल्लेख किसमें किया गया है? तो संसद का जो उल्लेख किया गया है दोस्तों अनुच्छेद 79 में किया गया है। अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख किया गया है, याद रखिए दोस्तों। लोकसभा का उल्लेख दोस्तों किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद 81 में किया गया है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख दोस्तों किया गया है। लोकसभा में दोस्तों अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या दोस्तों कितनी हो सकती है आपका? तो 550 हो सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। और राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 250, ठीक है, राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 250 हो सकता है। लोकसभा दोस्तों क्या है? निम्न सदन, राज्यसभा उच्च सदन। लोकसभा को भंग किया जा सकता है तो आर्टिकल 85 के तहत, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो आपातकाल दोस्तों कितना कितना कौन कौन सा आपातकाल होता है? सबसे पहले दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल दोस्तों अनुच्छेद किसमें हो जाएगा? यानी कि अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, ठीक है। उसके बाद आपको राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन याद रखिए, राष्ट्रपति शासन का जो उल्लेख किया गया है दोस्तों किसमें? तो राष्ट्रपति शासन का जो उल्लेख किया गया दोस्तों अनुच्छेद याद रखिएगा, अनुच्छेद 356 में किया गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका लास्ट है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल का जो उल्लेख किया गया दोस्तों अनुच्छेद 360 में किया गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल। ये 3 आपातकाल दोस्तों बहुत जरूरी है। और आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का जो निलंबन कौन कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति, ठीक है। देखिए भारत के राष्ट्रपति का जो पद का उल्लेख किया गया है, यानी भारत का राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 में है, ठीक है, देखिए आर्टिकल 52 में कहा गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। भारत का राष्ट्रपति दोस्तों ये प्रथम नागरिक होता है। ये भारत के क्या होते हैं? ये प्रथम नागरिक होते हैं दोस्तों। यानी राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम सीमा कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम सीमा आपका 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल देखिएगा 35 नंबर सवाल। 35 आपके सामने है कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है दोस्तों? ये 1 वर्ष का होता है, ठीक है। देखिए प्राक्कलन समिति जो सदस्यों की संख्या होती है आपका 30 होती है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों की संख्या, सदस्यों की जो संख्या होती है आपका कितना होता है? तो 30 होता है दोस्तों। 30 जो होता है आपका ये लोकसभा का होता है। किसका होता है? लोकसभा का होता है, ठीक है। ये दोस्तों आपका लोक लेखा समिति, ठीक है, लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितना होता है? इसमें सदस्यों की संख्या होता है कितना होता है आपका दोस्तों? 22 होता है, ठीक है, 22 होता है दोस्तों। ये इसमें जो 15 जो होता है ये आपका लोकसभा का होता है। 15 आपका लोकसभा का होता है, लोकसभा का होता है। और 7 जो होता है वो आपका राज्यसभा का होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। 15 लोकसभा का और 7 राज्यसभा का,
ठीक है। तो लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितना होता है आपका 22 होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है आपका 1 वर्ष का होता है। चलिए देखिए अगला सवाल 36 नंबर। 36 आपके सामने क्या कह रहा है, देखिए निम्नलिखित में से किसकी अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है। दोस्तों भारत की संसद, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा, यानी भारत के संसद के अनुमोदन से संचित निधि से दोस्तों पैसा निकाला जाता है। संचित निधि का जो उल्लेख किया गया दोस्तों, इसमें जिसका जो उल्लेख किया गया अनुच्छेद 266 में किया गया है। संचित निधि का जो उल्लेख किया गया अनुच्छेद 266 में किया गया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। भारत के जो प्रधानमंत्री के पद का याद रखिएगा, इनके जो पद का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 75 में किया गया है, ठीक है, अनुच्छेद आर्टिकल 75 में किसका उल्लेख किया गया है, तो प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख किया। दोस्तों प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, तो आपका 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप 25 वर्ष क्रॉस कर गए हैं, ठीक है, यानी कि न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, 25 साल होनी चाहिए, ठीक है, राष्ट्रपति बनने के लिए। और प्रधानमंत्री बनने के लिए और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा, 35 वर्ष होनी चाहिए। और संसद का दोस्तों उल्लेख किसमें किया गया है, 79 में संसद का उल्लेख किया गया है, आर्टिकल 79 में। और संचित निधि का उल्लेख अनुच्छेद 266 में किया गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए अगला सवाल 37 नंबर सवाल। देखिए 37 आपके सामने है कि भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता, यहाँ दोस्तों समता होगा, थोड़ा सा कहीं ना कहीं टाइपिंग मिस्टेक हुआ है दोस्तों, ठीक है, समता किस देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। कहां से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया, विधि के समक्ष समता जो लिया गया है वो आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया। तो आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया आपका, तो ये लिया गया आपका आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। इसका जो उल्लेख किया गया भाग 4 में किया गया है, ठीक है, और अनुच्छेद अगर पूछेगा अनुच्छेद 36 से 51 तक, ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका उल्लेख किया गया, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो मेन मकसद है, क्या मकसद है, कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना, ठीक है, याद रखिएगा, कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना, ये मेन मकसद होता है किसका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का, ठीक है। ये दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिया गया। दोस्तों आयरलैंड की दोस्तों राजधानी याद रखिएगा डबलिन, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे समवर्ती सूची दोस्तों कहाँ से लिया गया है, तो समवर्ती सूची जो आपका लिया गया है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। दोस्तों समवर्ती सूची में दोस्तों कितने विषय होते हैं, इसमें दोस्तों 52 विषय होते हैं। कितने विषय होते हैं, 52 विषय होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों और क्या लिया गया पूछेगा दोस्तों, तो व्यापार वाणिज्य लिया गया है, व्यापार वाणिज्य, ठीक है, समागम की स्वतंत्रता, ठीक है, समागम की स्वतंत्रता, ये कहां से लिया गया है आपका, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। दोस्तों अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, याद रखिएगा, तो अमेरिका संविधान से लिया गया है, सबसे पहले बात करेंगे तो मौलिक अधिकार, क्या लिया गया है, मौलिक जो अधिकार है आपका, मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका के संविधान से। लेकिन मौलिक कर्तव्य जो लिया गया है, मौलिक कर्तव्य, ये आपका जो मौलिक कर्तव्य लिया गया है ये आपका रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य दोस्तों लिया गया है आपका रूस के संविधान से, लेकिन मौलिक अधिकार जो है ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से, ठीक है। मौलिक अधिकार हो गया दोस्तों उपराष्ट्रपति का पद हो गया, उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है आपका, तो ये अमेरिका संविधान से लिया गया। दोस्तों प्रस्तावना लिया गया है, प्रस्तावना दोस्तों लिया गया है, ठीक है, याद किया। उसके बाद दोस्तों लिया गया अमेरिका से, क्या लिया गया है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग दोस्तों लिया गया है, महाभियोग कहां से लिया गया, महाभियोग की प्रक्रिया दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके बारे में। मौलिक अधिकार का तो उल्लेख दोस्तों भाग 3 में किया गया है। भाग 3 को क्या कहा जाता है, भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक, ठीक है। मूल अधिकार का दोस्तों उल्लेख, मौलिक कर्तव्य का जो उल्लेख किया गया दोस्तों भाग 4A में किया गया है, अनुच्छेद
51A में अनुच्छेद इसका उल्लेख किया गया, ठीक है। मौलिक कर्तव्य का, वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है, तो 11 मौलिक कर्तव्य। 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। और जो पहले जो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था वो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए, तो ब्रिटेन से दोस्तों क्या लिया गया है, विधि के समक्ष समता लिया गया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे आप लोग दोस्तों पीडीएफ में सुधार लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल देखिएगा, देखिए 38 नंबर सवाल। 38 आपके सामने है कि संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया दोस्तों, तो भाग 20 में है। संविधान संशोधन का जो उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा, अनुच्छेद किसमें किया गया है, तो अनुच्छेद अगर पूछेगा तो अनुच्छेद 368 में दोस्तों संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया दोस्तों, भाग 20 में किया गया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। देखिए भाग 18 में दोस्तों क्या है, आपात उपबंध है, ठीक है। आपात जो उपबंध है यानी आपातकाल का जो उपबंध किया गया भाग 18 में दोस्तों। भाग 17 में दोस्तों क्या है, राजभाषा है। राजभाषा दोस्तों भाग 17 में है। कुछ वर्गों के लिए दोस्तों उपबंध है, कुछ वर्गों के लिए उपबंध, कुछ वर्गों के लिए उपबंध जो है आपका, वो आपका भाग 16 में है, ठीक है। भाग 17 में राजभाषा, भाग 18 में आपात उपबंध और भाग 20 में संविधान संशोधन का जो उल्लेख है अनुच्छेद 368 में है, ठीक है। अगर पूछेगा दोस्तों कि राजभाषा का जो उल्लेख किया दोस्तों, राजभाषा मतलब पूछेगा सवाल कि अनुच्छेद 343 में क्या है, राजभाषा है, यानी अनुच्छेद 343, ठीक है। अनुच्छेद 343 में क्या कहा गया है, ठीक है, यानी संघ की जो राजभाषा होगी हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। संघ की राजभाषा हिंदी तथा संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी, तथा लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी, ठीक है। ये दोस्तों किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 343 में कहा गया, ठीक है। संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी दोस्तों, अनुच्छेद 343 में है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। अनुच्छेद 18 में क्या है, आपात उपबंध दोस्तों। कौन कौन सा आपात, सबसे पहले बात करेंगे। पहला बंद दोस्तों क्या था, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल दोस्तों, तो राष्ट्रीय आपातकाल किसमें कहा गया है, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, ठीक है, अनुच्छेद 352 में है, ठीक है। उसमें दूसरा में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन दोस्तों, ये आपका आर्टिकल 356 में है। और दोस्तों वित्तीय आपातकाल तीसरा में दोस्तों क्या है आपका, वित्तीय अनुच्छेद 360, ठीक है। चलिए आगे बात करें। अगला सवाल देखिएगा, देखिए 19 नंबर सवाल। 19 आपके 39 दोस्तों, सॉरी 39 नंबर सवाल आपके सामने है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए, ठीक है। सूची 1 में दोस्तों क्या है, भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो भाषाओं का जो उल्लेख किया गया है यानी 22 भाषाओं का जो उल्लेख किया गया दोस्तों, वो 8वीं अनुसूची में, किसमें है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया दोस्तों, ठीक है। दल बदल जो अधिनियम दोस्तों, ये 10वीं अनुसूची में है, ठीक है। 10वीं अनुसूची में 73वां संविधान संशोधन 1992 में जो हुआ था संबंधित है 11वीं अनुसूची से। और भूमि सुधार जो दोस्तों, भूमि सुधार ये आपका 9वीं अनुसूची से संबंधित है, ठीक है। देखिए भूमि सुधार दोस्तों जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची को, भूमि सुधार को जो जोड़ा गया था यानी कि 9वीं अनुसूची को जो जोड़ा गया था, यानी प्रथम संविधान संशोधन, याद रखिएगा, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था, ये आपका 1951 में हुआ था। कब हुआ था, 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के तहत भूमि सुधार को जोड़ा गया था, ठीक है। 11वीं अनुसूची दोस्तों 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये आपका 1992 में हुआ था, ठीक है। 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था। और 73वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों पंचायती राज को संविधान दर्जा दिया गया था, ठीक है। पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ठीक है। संवैधानिक जो दर्जा दिया गया था वो 73वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया था, जो दोस्तों आपका 11वीं अनुसूची में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। दल बदल जो अधिनियम है दोस्तों, आपका किसमें है, 10वीं अनुसूची दोस्तों। और 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था किसके तहत, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा, 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका क्या है, भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में दोस्तों। इसके बाद थोड़ा सा उल्लेख कर लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहले बात करेंगे जो 15वीं जो भाषा जोड़ी गई थी, 15वीं भाषा, ठीक है। 15वीं जो भाषा जोड़ी गई थी दोस्तों आपका, याद रखिएगा, वो आपका सिंधी भाषा जोड़ा गया था। किसको जोड़ा गया था, सिंधी भाषा जोड़ा गया था, किसके तहत,
तो आपको ध्यान रखिएगा 21वां संविधान संशोधन, 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967 के द्वारा, ठीक है, यानी कि 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था दोस्तों 15वीं भाषा के रूप में, ठीक है। मूल दोस्तों पहले कितना भाषा था, पहले 14 भाषा था, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको ध्यान रखिएगा किसके तहत, नमक, यानी कि याद रखिएगा 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, ठीक है, 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन जो हुआ था, यह कब हुआ था, याद रखिएगा 1993। 71वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों जोड़ा गया था, कौन कौन सी भाषा जोड़ा गया था, याद रखिएगा, तो नमक जोड़ा गया था, नमक से याद रखिएगा दोस्तों नेपाली, ठीक है, नेपाली जोड़ा गया था, नेपाली दोस्तों, माँ से मणिपुरी जोड़ा गया था, ठीक है, और दोस्तों का से कोंकणी भाषा को जोड़ा गया था, कोंकणी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा, यानी मणिपुरी कोंकणी, नेपाली मणिपुरी कोंकणी, ये 71वां संविधान संशोधन को जोड़ा गया था, ठीक है दोस्तों। ये मेन रूप से 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ये आपका 1992 में हुआ था, कब हुआ था, 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, और 71वां संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया था नेपाली मणिपुरी कोंकणी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 92 संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा 92 संविधान संशोधन के तहत, यानी कि 92 संविधान संशोधन हुआ था, 92 संविधान संशोधन ये कब हुआ था, ये 2003 में हुआ था, ठीक है। इसके तहत दोस्तों याद रखिएगा 4 भाषा को जोड़ा गया था, 52वां 92 संविधान संशोधन के तहत 4 भाषा को जोड़ा गया था, कौन कौन सी भाषा था, तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है, 4 भाषा को जोड़ा गया था, याद रखिएगा। चलिए समझ गए होंगे, अगला सवाल देखते हैं। देखिए 40 नंबर सवाल, 40 आपके सामने कह रहा है कि 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था, याद रखिए दोस्तों, ये किया गया था लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, ठीक है। आधुनिक, याद रखिए दोस्तों, भारत पूछेगा सवाल आपसे, सवाल पूछेगा दोस्तों, सवाल क्या पूछ सकता है आपसे दोस्तों, सवाल पूछेगा कि भारतीय शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय शिक्षा का जो जनक कहा जाता है लॉर्ड मैकाले कहा जाता है, याद रखिएगा, भारतीय शिक्षा का जनक, ठीक है, भारतीय शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय शिक्षा का जनक जो कहा जाता है वो आपका लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है, ठीक है, याद रखिए दोस्तों। लॉर्ड विलियम बैटिंग दोस्तों याद रखिएगा, तो लॉर्ड विलियम बैटिंग के सहयोग से, लॉर्ड विलियम बैटिंग के सहयोग से याद रखिएगा राजा राम मोहन राय क्या किए थे, तो 1829 में सती प्रथा को अंत कर दिए थे, सती प्रथा का अंत हुआ था, सती प्रथा का अंत कब हुआ था, ये आपका 1829 में हुआ था, ठीक है, राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बैटिंग के सहयोग से, ठीक है। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम जो विधि आयोग का गठन किया गया था वो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था, ठीक है, वो 40 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, 41 नंबर सवाल आपके सामने क्या कर रहा है, देखिए 41 आपके सामने है कि निम्न में से कौन सी क्रांति प्याज और झींगा से उत्पादन संबंधित है, तो गुलाबी की जो क्रांति है दोस्तों ये किससे संबंधित है, प्याज और झींगा संबंधित है। लाल क्रांति दोस्तों ये टमाटर और मांस उत्पादन संबंधित है, टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। मांस, नीली क्रांति दोस्तों याद रखिएगा, तो नीली क्रांति जो है ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, मत्स्य उत्पादन, ठीक है, मत्स्य उत्पादन से संबंधित दोस्तों आपका क्या, नीली क्रांति, ठीक है। और एक होता है दोस्तों पीली क्रांति, पीली जो क्रांति से संबंधित है तिलहन उत्पादन से, ठीक है, पीली क्रांति जो संबंधित है याद रखिएगा पीली क्रांति, तो पीली क्रांति जो संबंधित दोस्तों ये तिलहन उत्पादन से है, तिलहन उत्पादन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों पूछेगा आपसे कि गोल्डन क्रांति संबंधित किससे है, तो शहद और बागवानी क्षेत्र से है, बागवानी और शहद क्षेत्र से दोस्तों आपका संबंधित है गोल्डन क्रांति का संबंध, ठीक है, ये आपको ध्यान रखें दोस्तों। तो निम्न में से कौन सी क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से है दोस्तों, गुलाबी क्रांति, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, 42 नंबर सवाल आपके सामने कह रहा है
देखिए 42 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किन दो संस्थानों को ब्रिटेन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? दोस्तों IMF और WB, ठीक है। इसका जो दोनों का मुख्यालय है, मुख्यालय दोनों का कहाँ है दोस्तों? वाशिंगटन DC में है। कहाँ? वाशिंगटन DC में। WB यानी कि WB का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड बैंक। और IMF का फुल क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, ठीक है। WTO दोस्तों इसका स्थापना कब हुआ था? तो WTO का स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था। 1 जनवरी 1995 में WTO का स्थापना हुआ था। WTO का जो पुराना नाम है दोस्तों गैट है। WTO का जो पुराना नाम है वो दोस्तों क्या है आपका? गैट। पुराना नाम क्या है? गैट है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे कि WTO का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो WTO का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर आपका दोस्तों जिनेवा में है। कहाँ है? जिनेवा में दोस्तों इसका मुख्यालय है WTO का, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किन दो संस्थानों को ब्रिटेन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? IMF और WB, ठीक है। IMF का दोस्तों स्थापना कब हुआ था? तो 1945 में हुआ था। और WB का स्थापना 1944 में हुआ था। WB का स्थापना 1944 में हुआ था, वर्ल्ड बैंक का स्थापना, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए अगला 43 नंबर सवाल देखिएगा। 43 आपके सामने कह रहा है कि किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1935 में किया गया था। सॉरी 1935 में नहीं बल्कि 1949 में किया गया था, ठीक है। 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? इसका स्थापना याद रखिएगा। इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना हुआ था। इसका जो राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में किया गया था इसका राष्ट्रीयकरण। इसके प्रथम गवर्नर कौन थे? तो प्रथम जो गवर्नर थे, याद रखिएगा, प्रथम गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ। ऑसबॉर्न स्मिथ, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा, ऑसबॉर्न स्मिथ। इसके दोस्तों प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? प्रथम जो भारतीय गवर्नर थे, भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, CD देशमुख। इसके दोस्तों वर्तमान गवर्नर कौन है दोस्तों? इसके वर्तमान गवर्नर कौन है? RBI के वर्तमान जो गवर्नर है, याद रखिएगा, वर्तमान गवर्नर कौन है आपका? तो वर्तमान गवर्नर दोस्तों आपका है संजय मल्होत्रा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। 1955 में दोस्तों किसका स्थापना हुआ था? 1955 में। तो SBI का स्थापना कब हुआ था? SBI का स्थापना हुआ था 1955 में। SBI का दोस्तों पुराना नाम क्या है? SBI का जो पुराना नाम है, पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों क्या है? ये SBI का पुराना नाम है, ठीक है। 1969 में क्या हुआ था दोस्तों? 1969 में ही इसरो का स्थापना हुआ था। इसरो का स्थापना कब हुआ था? 1969 में हुआ था। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। याद रखिए दोस्तों। इसका जो मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलुरु में है, ठीक है। बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। 1935 में दोस्तों किसका स्थापना हुआ था? RBI का स्थापना 1935 में हुआ था। और 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, 44 नंबर। 44 आपके सामने कह रहा है हिंदू राष्ट्र विचार मूलतः किसका है? दोस्तों VD सावरकर का है। किसका है? VD सावरकर, ठीक है। देखिए हिंदू राष्ट्र का जो विचार है किसका है? मूलतः VD सावरकर। और VD सावरकर ने कहा था कि 1857 क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? VD सावरकर ने कहा था, ठीक है। KV हेडगेवार दोस्तों याद रखिए, इन्होंने क्या किए थे? इन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का स्थापना किए थे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का स्थापना किए थे। कब? तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का स्थापना KV हेडगेवार ने 1925 में किए थे। कब किए थे? 1925 में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? VD सावरकर। ये आपको ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा, 45 नंबर देखिए। 45 आपके सामने कह रहा है कि भारत में आयकर है, क्या है? तो प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। क्या है? प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। भारत में आयकर क्या है दोस्तों? प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। देखिए 46 नंबर सवाल। 46 आपके सामने कह रहा है
कि कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये दोस्तों कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। तमिलनाडु का दोस्तों शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो भरतनाट्यम। भरतनाट्यम, ये दोस्तों क्या है, भरतनाट्यम। ये सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। कौन सा दोस्तों, आपका भरतनाट्यम। ओडिशा दोस्तों क्या है, शास्त्रीय नृत्य ओडिसी है, क्या है, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य आपका ओडिशा का, ठीक है, याद रखिएगा। केरल का दोस्तों क्या है, मोहिनी अट्टम, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों आपका कथकली, किसका दोस्तों, आपका केरल का है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे मणिपुर का दोस्तों क्या है शास्त्रीय नृत्य, मणिपुर का हो गया मणिपुरी, क्या हो गया, मणिपुरी हो गया, ठीक है। सत्रिया दोस्तों असम का दोस्तों क्या है, असम का शास्त्रीय नृत्य क्या है, सत्रिया। और दोस्तों यहाँ का एक और डांस है बिहू दोस्तों, फेमस है बिहू, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। सत्रिया असम का, मणिपुरी मणिपुर का, आंध्र प्रदेश का दोस्तों कुचिपुड़ी हो गया, केरल का मोहिनी अट्टम, ठीक। कथक दोस्तों कहाँ का है, कथक उत्तर यूपी का दोस्तों क्या है, कथक, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए 47 नंबर, 47 आपके सामने कह रहा है कि बेसल मापदंड संबंधित है। बेसल जो मापदंड संबंधित है आपका, ये बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। बेसल मापदंड संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र से, ठीक है। देखिए 48 नंबर, 48 आपके सामने है कि इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था, दोस्तों अर्नाल्ड टयाम्बी ने किए थे, ठीक है। अर्नाल्ड टयाम्बी ने इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किए थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा 49 नंबर, देखिए 49 आपके सामने है कि विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। तो विश्व आपदा नियंत्रण दिवस मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। क्या मनाया जाता है, 13 अक्टूबर को विश्व आपदा नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। 11 जुलाई को दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व ठीक है। उसके बाद बात करेंगे 22 मई को जैव विविधता दिवस, जैव, ठीक है। 13 अक्टूबर को विश्व आपदा नियंत्रण दिवस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए 50 नंबर सवाल और आज का लास्ट सवाल। 50 आपके सामने कह रहा है कि जल में आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि से कौन सा रोग होता है दोस्तों। ब्लैक फुट होता है। क्या होता है, ब्लैक फुट। और जल में नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ठीक है, याद रखिएगा। जल में नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा रोग होता है दोस्तों, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ठीक है। और जल में आर्सेनिक की मात्रा में अधिकता से ब्लैक फुट बीमारी होती है, ठीक है दोस्तों। याद रखिए दोस्तों, इटाई जो रोग होता है दोस्तों किसके कारण होता है, ये आपका कैडमियम के कारण होता है, कैडमियम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। इटाई रोग किसके कारण होता है, कैडमियम के कारण, ठीक है। तो जल में आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि से कौन सा रोग होता है, ब्लैक फुट होता है दोस्तों। और जल में नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ठीक है दोस्तों। तो हमने दोस्तों टोटल 50 दोस्तों डिस्कस किया दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।